नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बराबर की सीटों पर इतिहास में पहली बार, बिहार के इतिहास में पहली बार बड़ा भाई की भूमिका जो है जदयू ने छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। तो कैसे नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी सीटों की शेयरिंग में बड़ा भाई नहीं बन सकी थी, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को बड़ा भाई बना दिया फिर से। जिस इंटरनल सर्वे आरएसएस के विचारक और आरएसएस से जुड़े कई सांगठनिक कार्यकर्ता और मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स ने जो बिहार में इंटरनल सर्वे किया है, वो सर्वे बताता है कि भले ही सीटों की शेयरिंग में नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं थे, लेकिन जनता ने 80 सीटें देने का मन बनाया है। मतलब यह सर्वे कह रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 80 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनने जा रही है और जनता ने बड़ा भाई बना दिया है। तो हम समझेंगे सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स जी से कि कैसे बिहार की जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया और इसकी वजह क्या थी। तो क्या इसकी वजह थी? देखिए, ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में पहले एक बार फिर से हम लोग ये बता लें कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। देखिए, हाँ, एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन के उभरेगी वो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो 80 सीटें प्लस माइनस 80 सीटें उनके पास आएंगी। और जो बीजेपी है वो प्लस माइनस 73 सीटें उनके पास आएंगी। हम के पास 3 से 4 सीटें आएंगी। जो एलजेपी आर है उसके पास चिराग पासवान की जो पार्टी है 6 से 7 सीटें आएंगी और आरएलएम के पास 0 से 2 सीटें आएंगी। नीतीश कुमार क्यों बड़े भाई बन गए? इस सर्वे के मुताबिक सीटों के शेयरिंग में तो इस बार नहीं बन पाए थे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पर लड़ा था। तो जनता ने क्यों बना दिया उनको बड़ा भाई? क्या वजह थी? देखिए, इस बार पिछली बार 43 सीटें, इस बार सीधे लगभग डबल। देखिए, इस बार इलेक्शन के पहले तो बहुत सारे मुद्दे थे, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, लेकिन इस बार जिस मुद्दों का बोलबाला रहा उसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो जातिगत समीकरण, जिसका अपना जो जातिगत समीकरण है वो बढ़ चढ़ के उसकी भागीदारी रही। जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसमें ऐसा नहीं है कि एनडीए को कोई वो मत मिला है जो जातिगत समीकरण के आधार पर पहले एनडीए का नहीं था। मतलब ये एमवाई में सेंधमारी नहीं हो पाई है, ऐसा नहीं है। जो पहले से था वो मिला है, लेकिन वो लोग घरों से बाहर निकल के अधिक संख्या में वोट दिए हैं। और जैसे कि जदयू का जो महिला आधार था, महिला हर चुनाव में महिला जो वोट बैंक है वो जदयू का एक साइलेंट वोटर माना जाता है। इसमें भी वो घर से बाहर निकल के अधिक संख्या में वोट दिए हैं। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। क्या कारण है? जी देखिए, महिलाओं का तो स्पष्ट कारण है। इस बार जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर हुआ वो, और यहां तक कि जो जनसुराज, जो पलायन और बेरोजगारी का जो मुद्दा था, यहां तक कि तेजस्वी यादव का भी जो पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा था, जिसके बदौलत 2020 में आरजेडी ने कमाल किया था, वो मुद्दा, ये दोनों मुद्दा इसलिए जनता ने उसको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इस बार हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए और 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। ये रुपया उन्हें व्यवसाय के लिए दिया जाता था, व्यवसाय के लिए दिए जाने की बात कही गई। जीविका दीदी से जुड़ करके हर महिला को जो अभी तक जीविका समूह में नहीं भी हैं उन्हें भी जीविका समूह से जोड़ा गया और हर घर में पैसा पहुंचा। और हर घर में चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपए देने का एक वादा किया गया। इसका यह प्रभाव पड़ा कि एक तो ये बेरोजगारी या पलायन के मुद्दे को भी दबा दिया। दूसरी बात है कि हर घर की महिलाएं अब व्यवसाय करने के लिए, छोटा ही व्यवसाय सही करने, लेकिन करने के लिए सोचने रही। तो बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए और आकर के आप देखिएगा कि बैंकों में लंबी लंबी कतारें हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ साथ जो प्रवासी बिहारी आए जी, उनका वोट भी नीतीश कुमार इसके कारण जी, क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं, वो भी तो बिहार के ही रहने वाले हैं, तो आए कि जो वहां रह करके
कठिन मेहनत करके बाहर रह करके दिल्ली और सूरत हैदराबाद रह करके 10-15 हजार कमाते हैं, उनको एक आधार मिल गया कि वो गांव में अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके कारण वो आए, तो आए हैं, तो आने के बाद वो एक मिला उनको, सबसे अधिक महिलाएं वहां वोट दी। दूसरी बात यह है कि जो आए, जो पुरुष वर्ग थे, उनमें एक ऐसा वर्ग है जो अपनी अपनी जातिगत समीकरण के अनुसार वोट दिया। तो लिहाजा अति पिछड़ी जातियां सबसे बड़ी जातियां हैं, बहुसंख्यक हैं, उनका जो जनसंख्या है बहुत बड़ा है, तो उसमें गोलबंदी हुई। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के प्रति अति पिछड़ी जाति में एक सहानुभूति दिखनी। ऐसा क्यों सहानुभूति का कारण ये रहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरीके से मीडिया में टारगेट किया गया कि इन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, बीजेपी अगर इनसे ज्यादा सीटें ले लेंगी तो कहीं बीजेपी इनके साथ कोई खेल भी कर सकती है। तो इस तरीके से उनका जो जनाधार है, उस जनाधार में एक तो इनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके जनाधार में नहीं था, और दूसरी बात है कि एक और उसके विपरीत एक सहानुभूति हो गई, तो प्रो कम्बेंसी हो गया, जिसके कारण मतलब जो महागठबंधन ने जिस शस्त्र का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार को हिलाने की कोशिश की, वो शस्त्र ही उनकी मदद कर गया। जी, तो अगर नीतीश कुमार को कम सीटें आ गई तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए और गोलबंद हो गया। और गोलबंद, महागठबंधन ने यही प्रचार किया। जब कई विधानसभाओं में तो जो जदयू के जो वोटर हैं वो आरजेडी से ज्यादा बीजेपी से प्रतिस्पर्धा करते हुए देखे हैं। उनका कहना था कि बीजेपी से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा है, अगर उसको आप हूबहू सीटों में करेंगे तो आंकड़ा 150 से कहीं अधिक जाना चाहिए, ये 180 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू का वोट ट्रांसफर बीजेपी में और जदयू का लोजपा आर में जो वोट ट्रांसफर है एनडीए के आपसी घटक में, उसमें संकेत है समस्या का, कि जैसे कि चिराग पासवान को जदयू का वोट नहीं जा पाया, चिराग पासवान को मांझी के वोट जाने में भी परेशानी है। तो इस तरीके से ओके, आप बोल रहे हैं कि जदयू का वोट चिराग पासवान को नहीं मिल सका, और नहीं मिला, मतलब उस अनुपात में नहीं मिला। जदयू का वोट चिराग पासवान को नहीं मिल सका और चिराग पासवान का वोट जीतन राम मांझी को नहीं मिला। और ये बात तो मांझी जी चुनाव से पहले अपनी कई सभाओं में कहे भी हैं। और एक देखिए आपसी तनातनी तो रहती है। चिराग पासवान का वोट जदयू को मिला कि नहीं? चिराग पासवान का वोट कुछ हद तक जदयू को मिला है, लेकिन जिस तरीके से दोनों के पास अपना वोट बैंक है, एक बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सहजता से 100% आदान प्रदान नहीं हुआ है, नहीं हो पाया। अगर ऐसा होता तो एक बहुत बड़ी सरकार बनती। ये आंकड़ा 2010 के आंकड़ा से भी बड़ा होता। जिस तरीके से ये लड़ाई एक तरफा है, महागठबंधन की एनडीए से कोई लड़ाई नहीं है, महागठबंधन अपने में उलझी हुई है, एनडीए की अपनी समस्याएं हैं, तो ये वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। जैसे कि आप मांझी को देख लीजिए, मांझी जी का तो आरोप रहा, इलेक्शन से पहले से ही उनका आरोप है कि उनके लोग, मतलब कि चिराग पासवान के लोग मांझी के पार्टी को वोट नहीं देते, उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देते हैं। तो एक समस्या ग्राउंड पे दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो जनाधार हैं उनमें एक प्रतिस्पर्धा थी कि हमें बीजेपी से ज्यादा सशक्त तरीके से नीतीश कुमार को करना है, और यही कारण था कि मत प्रतिशत हुआ। ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये बदलाव के लिए नहीं, अपने नेता को सशक्त बनाने के लिए। भ्रष्टाचार इतना है बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह मुद्दा क्यों नहीं बना? देखिए क्यों नहीं हुई? देखिए इसका कारण ये रहा कि उसके दो दावेदार थे। मतलब अगर आप जो सरकार है, बदलाव के बाद नई सरकार के दो दावेदार, एक महागठबंधन, एक जनसुराज। महागठबंधन को कानून व्यवस्था या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो अति पिछड़ी जातियां हैं समेत कई जातियां हैं वो स्वीकार नहीं करती हैं। आप अगर मौजूदा सरकार में अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन लोग ये स्वीकार नहीं करते कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो ये खत्म हो जाएगी। इसका कारण एक कारण ये रहा। दूसरी बात जो जनसुराज है, जनसुराज देखिए पूरे अपने कैंपेन में कभी उनके पास कोई आधार वोट बैंक नहीं बन पाया। वो अपने उम्मीदवार को वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर का फेस वोट बैंक नहीं बना पाया, जनसुराज का प्लेटफॉर्म वोट बैंक नहीं बना पाया। उनके कई ऐसे उम्मीदवार हैं, खासकर खगड़िया आदि में, जिनसे हमारी जब व्यक्तिगत तौर पे बात हुई, उनका कहना था कि बूथ पे तो पोलिंग एजेंट तक नहीं है। तो जितना मीडिया में दिखता है, जमीन पे एक तरीके से बहुत खालीपन है जनसुराज में। तो जनसुराज में वोट आएगा कहां से? हर विधानसभा के जो स्थानीय कारण हैं, जिनके कारण कोई भी जाति या कोई भी समूह
किसी खास पार्टी से नाराज है, जैसे कुम्हरार में कायस्थ लोग बीजेपी से नाराज हैं, तो उस तरीके का जो वोट बैंक है वो जनसुराज में जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे इनके उम्मीदवार हैं जिनका अपना एक प्रभाव है, अपना एक चर्चित है स्थानीय तौर पे, जैसे कि रितेश पांडे हैं, चनपटिया से मनीष कश्यप आदि कई लोग चर्चित हैं, तो वो अपने फेस पे वोट ले पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार को जनसुराज वोट नहीं दिलवा पाया, उम्मीदवार अकेले थे मैदान में, स्थानीय कारण से या अपने बलबूते। तो इन कारणों से वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन कोई सीटें नहीं निकाल सकता है। सीट निकालने के लिए पार्टी का तो यही मतलब है कि पार्टी का अपना कोई बेस वोट बैंक हो, कुछ भी वो वोट ट्रांसफर करवा पाए। तो इसमें उम्मीदवार अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, मानो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि दीघा से बीटू सिंह है, बीटू सिंह का जो अपना प्रभाव है वो वोट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जनसुराज के कारण कोई अतिरिक्त वोट मिल पाया। तो इसी के कारण जनसुराज भी फेल हो गया। तो जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे असफल हो गए। केसी सिन्हा की सीट पर क्या स्थिति है? देखिए, केसी सिन्हा को वोट मिला है, मुझे लगता है कि जनसुराज का में जो केसी सिन्हा एक ऐसे उम्मीदवार होंगे जो सर्वाधिक वोट लाएंगे, लेकिन वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहेंगे। हो सकता है कि केसी सिन्हा के कारण वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार जीत जाएं, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनको वैश्य का वोट नहीं मिल पाया है, कायस्थ के एक हिस्से का वोट मिल पाया है। तो सिर्फ कायस्थ के वोट बैंक को दो टुकड़ों में बांट के कोई एक टुकड़ा लेने वाला व्यक्ति जीत नहीं सकता। करगहर में क्या होगा? प्रशांत किशोर का क्षेत्र है, देखिए, प्रशांत किशोर का गांव इस विधानसभा क्षेत्र देखिए में पड़ता है, गए भी वोट डालने, तो वहां क्या रहेगा? देखिए, अब पहली बात की करगहर और महुआ को लेकर के एक बहुत तेज नैरेटिव चला कि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। बाद में वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। तो इससे वहाँ के लोगों, उनके जो समर्थक थे या लोगों में एक ऐसा मैसेज गया कि यहाँ से शायद जनसुराज जीत पाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए प्रशांत किशोर नहीं लड़ने आए। ये सबसे बड़ा कारण रहा जिसके कारण करगहर के चुनाव को प्रभावित करता है कि अगर ये जीतने लायक होते तो संभवतः प्रशांत किशोर लड़ रहे थे। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर, आप रितेश पांडे को देखिएगा, जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन 7 बजे शुरू हुआ, लगभग 8:30 या 9 बजे से ही, मतलब घंटे 1.5 घंटे से ही रितेश पांडे आरोप लगाना शुरू कर दिए कि वोटिंग बहुत स्लो है। दरअसल ये इतना, आप देखिए कि शाम तक क्या परिणाम आया। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक चिंता दर्शाती है। करगहर में वो लोकप्रिय हैं, वो गायक हैं, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं संतोष मिश्रा, वो सिटिंग कैंडिडेट हैं। बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं, पिछली बार बीएसपी तीसरे नंबर पे रही थी, इस बार बीएसपी जोरदार फाइट में है। वहाँ का मुकाबला कांग्रेस और बीएसपी में है, कांग्रेस और बीएसपी में भी है। रितेश पांडे अगर ब्राह्मण है तो वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण है, तो उन लोगों में फाइट है। इस फाइट में हो सकता है कि बीएसपी का उम्मीदवार जीत जाए, जो पिछली बार तीसरे नंबर का उम्मीदवार था वहां पे। और वो जो इलाका महुआ में क्या होगा? तेज प्रताप यादव विधायक बनेंगे या हार जाएंगे? देखिए, महुआ के सीट को बहुत रोचक बनाया है तेज प्रताप ने। शुरू में तो लगता था कि बस ये लालू यादव या आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है उसमें सिंधमारी नहीं कर पाएगी, लेकिन अब लगता है कि वो जीत भी सकते हैं या नहीं तो कम से कम दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। और अगर देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो यादव का कई वोट, कुछ अच्छा खासा वोट काट ले, क्योंकि संवेदनाएं, परिवार की भी संवेदनाएं उनके साथ थी, लोगों की भी सहानुभूति उनके साथ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में एनडीए उनको अपना समर्थन भी दे चुका होगा, तो ऐसी स्थिति में वो जीत भी सकते हैं। लेकिन एनडीए दिया होगा वहां से? जी हाँ, हो सकता है कि एनडीए समर्थन दिया होगा, क्योंकि एनडीए को के लिए जरूरी ये नहीं है कि तेज प्रताप जीते या हारे, जरूरी है कि आरजेडी का कैंडिडेट जो है वो हार जाए। तो और देखिएगा कि वायु श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था भी उनको दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि हो सकता है एनडीए को उनको समर्थन मिला होगा और वो अपने परिवार से संवेदना। दोनों डिप्टी सीएम का क्या होगा? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम मेरे समझ से जीत रहे हैं। लखीसराय और तारापुर, दोनों तारापुर से भी जीत रहे हैं, और सम्राट चौधरी, और लखीसराय से विजय सिन्हा। लखीसराय से विजय सिन्हा भी जीत रहे हैं, लेकिन उनकी जो टकराहट है वो जम करके है। वो देखिए, एक फ्रेंडली फाइट घोषित तौर पे महागठबंधन में हुआ, एक अघोषित फ्रेंडली फाइट एनडीए में भी हुआ। आप देखेंगे कि जो कुम्हरार का जो सीट है, ये भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता, कायस्थ नेता जो पटना के ही हैं, जो सांसद भी हैं, उनका कहीं ना कहीं से लिंक है इस मूवमेंट से, इस नाराजगी से, मतलब उसके तार वहां से जुड़े हैं, जिसके कारण बीजेपी को वोट नहीं मिल पाया। उसी तरीके से अगर सूर्यगढ़ा और लखीसराय में डिप्टी सीएम और ललन सिंह के बीच एक टकराहट है, तो
उसका प्रभाव वहां पे पड़ा है, क्योंकि सूर्यगढ़ा में भी प्रहलाद यादव को टिकट देना चाह रहे थे, वो मिल नहीं पाया, तो वहां से एक अघोषित टकराहट है वहां पे। लेकिन मुझे लगता है कि विजय सिन्हा की जो लड़ाई है ज्यादा कठिन है। अब तारापुर के सम्राट चौधरी की लड़ाई आसान है, वो जीत रहे हैं, उनके जीतने में संदेह नहीं है। डिप्टी सीएम अगर लखीसराय से डिप्टी सीएम जीतेंगे भी तो बहुत कठिनाई से, मामूली अंतरों से जीत पाएंगे। और इसकी वजह वहां जदयू के जो कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच की टकराहट भी है, और कुछ बीजेपी के अंदर भी खेमेबाजी है जो विजय सिन्हा के खिलाफ जाती है, तो वो उनको एनडीए का वोट नहीं मिल पा रहा है। अगर एनडीए का वोट मिले तो वो जीत जाएंगे, उनके जीतने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस गुंडागर्दी बढ़ा रही है, गुंडों पे एक्शन ले रही है। एसपी को कायर कहा, वहां के एसपी जो है अजय को कहा आप समझिए कि और कमजोर है जी। तो ये किसके पास पुलिस है? ये पुलिस जदयू के पास है, यानी नीतीश कुमार ही गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं। तो कहीं ना कहीं एक समान मोटे तौर पे तो मैसेज है ही कि जदयू की जो असली चाबी है वो ललन सिंह के पास है। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप इन्हीं पे था, अपनी ही सरकार के खिलाफ। जिस मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम है, वहां ऐसा कौन है जिसके दबाव में जो एसपी है वो डिप्टी सीएम की बात ना सुने? तो ये एक चिंता का विषय है, डिप्टी सीएम को लेकर के विषय चिंता का है। राघोपुर में क्या हालात है? देखिए, राघोपुर की सीट रोचक है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो शायद वहां से आरजेडी जीत जाए, तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, लेकिन वो कड़ा संघर्ष है, आसान संघर्ष नहीं है जी। छपरा में खेसारी लाल यादव का क्या होगा? खेसारी लाल देखिए, जैसे रितेश पांडे हैं, एक मैथिली ठाकुर हैं, कई गायक आए हैं, तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौती है, लेकिन खेसारी लाल की स्थिति बेहतर है क्योंकि उनका एक स्थानीय प्रभाव है। दूसरी बात है कि जितने लोग आए हैं, जैसे कि अलीगढ़, दरभंगा के अलीगढ़ में मैथिली ठाकुर हैं, उनके आने से जो स्थानीय बीजेपी के लोग हैं वो नाराज हैं। ऐसा कोई नाराजगी आरजेडी के अंदर खेसारी लाल को लेकर के नहीं है। तो क्या मैथिली ठाकुर के जीतने में कोई संदेह है? जी बेशक मैथिली ठाकुर के जीत में संदेह है, क्योंकि मैथिली ठाकुर का जितना उम्र है उससे ज्यादा समय से वहां बीजेपी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता कई हैं जो बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं और जो सीट के दावेदार भी थे। तो एक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल तोड़ने जैसा माना गया है। तो हालांकि बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया है, लोगों को समझाया भी है, और लेकिन उसका असर आसपास के कई सीटों पे पड़ा है। जैसे कि आप दरभंगा सदर को देख लीजिए। दरभंगा की बात आपने की, दरभंगा के बारे में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। वहां से जन ने आर.के. मिश्रा जो वहाँ आईजी रहे हैं और काफी लोकप्रिय रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनको उतारा है। तो वहाँ क्या स्थिति हो? देखिए, आर.के. मिश्रा होमगार्ड डीजीपी 2019 में रिटायर किए थे, वो वहां के हैं। लेकिन एक तो पहली बात है कि वहां उनको जो वोट मिला वो उनके अपने चेहरे पे जन स्वराज का तो प्रभाव था नहीं, लेकिन आसपास जो अलीगढ़ के कारण, मैथिली ठाकुर के निर्णय के कारण कुछ वोट बैंक, ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो इर्द गिर्द के 2-3 विधानसभा में खिसका है, तो उसका लाभ दरभंगा में आर.के. मिश्रा को होगा। आर.के. मिश्रा को ब्राह्मण वोट मिला है। तो देखिए, इस चुनाव में देखा गया कि कोई एक सीट में जो चीज हुआ उसका प्रभाव इर्द गिर्द के 2-3 सीटों पे हुआ है, तो वो चीज वहां पे मिला है, तो उनको ब्राह्मणों का वोट मिले। मतलब मैथिली ठाकुर के लड़ने का फायदा मिला आर.के. मिश्रा को मिला है, लेकिन वो इतना नहीं कि संघर्ष को त्रिकोणीय कर पाए। तो वहां से बीजेपी जीत रही है जी, वहां से बीजेपी जीत रही है। मैथिली ठाकुर को भी कड़ी चुनौती मिल रही है, मैथिली ठाकुर को कड़ी चुनौती मिल रही है। ज्योति सिंह कोई चुनौती दे पा रही है कि नहीं? नहीं, ज्योति सिंह, देखिए ज्योति सिंह के साथ क्या है, कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव तब लड़ता है जब उसके पास राजनीतिक कार्यकर्ता हो। ऐसे कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं लड़ता है, या उसके पास अगाध लोकप्रियता हो। ज्योति सिंह के पास है क्या? उनके बैकअप में सिर्फ पवन सिंह के संबंध को लेकर जो संवेदना है वही है, तो सिर्फ इस संवेदना से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, उनके पास कार्यकर्ताओं की वो टीम नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पास तो हर बूथ के लिए पोलिंग एजेंट भी नहीं था। हाँ, वो चर्चित रही हैं, मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन वो उनके जीत में मुझे संदेह है। बाहुबलियों की बात करें तो बाहुबलियों की सीटों का थोड़ा हाल बताइए क्या है? बाहुबली में सर्वाधिक चर्चित तो मोकामा का सीट रहा। मोकामा में जो मुंगेर लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें ललन सिंह उम्मीदवार थे, उसमें मोकामा पिछड़ चुका था।
उससे मोकामा वहां से जदयू लीड नहीं किया था। लेकिन इस बार जो दुलार चंद का जो मामला आया, इसको लेकर के सवर्ण वोटों में एक अजीब किस्म की लामबंदी हुई, तो उसका फायदा भी अनंत सिंह को मिलेगा। यानी कि जो सूरजभान सिंह के प्रभाव के जो भी होंगे वो उनके हिस्से से निकल गए। दूसरी बात यह है तो अनंत सिंह जीत रहे हैं। जी देखिए, एक और बात है, मोकामा में अशोक महतो की पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मुंगेर से मुंगेर से लोकसभा चुनाव। उस समय जो वहां का धानुक महतो समाज था वो जदयू के पकड़ से बाहर निकल गया था। कुछ जो धानुक महतो समाज था वो 24 लोकसभा से पहले अनंत सिंह के प्रभाव में था और जदयू के प्रभाव में भी था। लेकिन अशोक महतो के मुंगेर में चुनाव लड़ने के कारण वो जदयू और अनंत सिंह के प्रभाव से निकल गया था। जो एक घटना घटी दुलार चंद की, तो वो घटना अगर नहीं घटती तो वो जो वोट बैंक था वो अशोक महतो के प्रभाव वाला वो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पास चला था, यानी सूरजभान सिंह के खेमे में आ जाता, तो हो सकता था वो जीत जाती। लेकिन इस घटना के बाद उसकी जो लामबंदी हुई है वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ हो गई है। तो पीयूष प्रियदर्शी जो वोट होल्ड कर रहे हैं उससे भी लाभ अनंत सिंह को होने वाला है, और उसी का प्रभाव अगल बगल में बाढ़ में भी पड़ने वाला है। उसका प्रभाव विक्रम में भी पड़ा कि जो विक्रम में कांग्रेस के उम्मीदवार और अच्छे उम्मीदवार माने जाते हैं अनिल सिंह, उनका भूमिहारों में पकड़ है। 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, 54,000 वोट लेके आए थे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि भूमिहार वोट उनसे निकल के एनडीए की ओर लामबंदी हो गई हो, तो कई सीटों पर उसका प्रभाव पड़ा है। उसका कम ही सही, लेकिन लालगंज में भी पड़ा है। एकमा में धूमल सिंह का क्या होगा? श्रीकांत यादव वहां जीतेंगे कि धूमल सिंह जीतेंगे? श्रीकांत यादव आरजेडी से हैं और मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह बाहुबली जेडीयू से हैं। जी हाँ, नहीं वहां जेडीयू उम्मीदवार की स्थिति अब तक जो रुझान है उसमें ठीक है, तो वहां से वो जीत जाएंगे। हुलास पांडे देखिए, हुलास पांडे लड़ रहे हैं, ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं, तो संभवतः वो सीट तो एक तरीके से समझिए कि एलजेपी-आर के लिए नाक के समान है, और वो बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि वहां से अगर वो हारते हैं तो ये माना जाएगा कि बीजेपी का वोट भी लोजपा में ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो वहां पे बीजेपी और एलजेपी-आर ईमानदारी से मेहनत किए, वो सीट नहीं निकल जाएंगे। बाहुबलियों में एक बहुत ही रोचक नाम है नौतन, पश्चिमी चंपारण में। देखिए, पश्चिम चंपारण में कभी एक भागर यादव नाम करके बहुत बड़े डकैत हुआ करते थे। उसको पश्चिमी चंपारण जो बेतिया का इलाका है उसको बिहार का चंबल कहा जाता है। तो इतने बड़े वो डकैत थे कि आप गब्बर शोले फिल्म में जो गब्बर सिंह का खौफ था वो रियल में उनका था। लेकिन 2008 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब भागर यादव का आत्मसमर्पण हुआ। उनके बेटा संतोष चौधरी को जन स्वराज ने टिकट दिया है, लेकिन इस बदलते समय में उनके पास अब यादव का वोट बैंक नहीं है। लेकिन वो एक रोचक, बाहुबलियों की आप चर्चा किए तो एक सीट वहां जाता है जो जन स्वराज का है, लेकिन वहां कोई करिश्मा नहीं। करिश्मा नहीं है। वो सीट एक तरीके से आरजेडी के प्रभाव का है। वहां का यादव जो है वो आरजेडी का ही आधार वोट बैंक है। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे लड़ रहे हैं जदयू के टिकट पर, वो भी बाहुबली हैं बड़े। जी हाँ, बाहुबली तो जीत रहे हैं। हाँ, वो अच्छे टक्कर में है। लालगंज से शिवानी, लालगंज सीट पर शिवानी शुक्ला का क्या होगा? देखिए, लालगंज से संजय सिंह जीतेंगे कि शिवानी शुक्ला? नहीं, देखिए शिवानी शुक्ला के पक्ष में जो सवर्ण भूटी की कलामबंदी हुई है, तो और वहां से कांग्रेस पार्टी फ्रेंडली फाइट में थी, जो बाद में उम्मीदवार अपने हटा मिली, तो उनकी स्थिति अच्छी दिख रही है। अगर वो हारेंगे भी तो कम मार्जिन से, क्योंकि शिवानी टक्कर में भी है, और अपने पिता के जेल जाने और फिर बेऊर से भागलपुर ट्रांसफर होने, सब में वो अच्छी खासी संवेदनाएं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से वो बुनाई है। और मैंने कुछ दिन पहले उनके बारे में कहा भी था कि एक नई महिला बाहुबली आ रही है बिहार में, ऐसा दिख रहा है, आस्क दिख रहा है बाहुबली का शिवानी शुक्ला में। बिल्कुल, और बहुत रोचक तरीके से प्रचार किए, दमदार तरीके से प्रचार किए हैं। तो मुझे लगता है कि महिला उम्मीदवारों में वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रचार करने वाली उम्मीदवारों में वो शामिल है। तो और उनकी सीटें मुझे लग रही कि वो शायद। परबत्ता से डॉक्टर संजीव का क्या होगा? देखिए, डॉक्टर संजीव जदयू छोड़कर आरजेडी में आए, हाँ। और आरजेडी ने उनको टिकट दिया, हाँ। और आप कुछ और सीटों की जानकारी हम आपसे लेंगे, जैसे जहानाबाद की घोसी सीट, जहानाबाद सीट, अरवल सीट, कुर्था सीट, गोह सीट। लेकिन पहले हमें परबत्ता के बारे में बताइए, डॉक्टर संजीव विधायक बनेंगे या चुक जाएंगे? नहीं, इस बार देखिए, इस बार वो जदयू छोड़ के आरजेडी में गए हैं, लेकिन माजरा थोड़ा उल्टा लग रहा है। इस बार संजीव के जीतने में संदेह मुझे लग रहा है, वहां से जदयू अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जहानाबाद में क्या होगा? जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद में अरुण सिंह के आने के बाद
ये सीटें पिछली बार यहाँ से एक भी सीटें जहानाबाद में डॉक्टर जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को उतारा गया है आरजेडी ने घोसी की जगह। तो घोसी में जो अरुण कुमार जो पूर्व सांसद थे जहानाबाद के, उनके बेटे ऋतुराज लड़ रहे हैं। हाँ। और अरुण कुमार ने दावा किया है कि वहां से हम जीत रहे हैं जी। तो क्या घोसी सीट निकल रही है? घोसी सीट, हाँ, घोसी सीट जीत रहा है। हाँ, देखिए घोसी सीट पे अगर राहुल शर्मा खुद खड़ा होते तो फर्क पड़ता। जब वो खुद नहीं है तो मैनेजमेंट उनसे उस तरीके से नहीं हो पाएगा। वहां से ऋतुराज सिंह जीत जाएंगे। अरुण सिंह का वहां पे प्रभाव है और इसी के कारण उनको सीट दिया भी गया है। और कहीं ना कहीं वहां वो सीटें मतलब अरुण सिंह के कारण वो सीट टक्कर में आ जाए, इसी से बचने के लिए अरुण कुमार ने दावा किया कि हम वहां से जीत रहे हैं, उसी दिन 12-1 बजे कर दिया वोटिंग के दिन। जी बिल्कुल। तो वो नहीं, उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। देखिए अगर राहुल शर्मा जीत रहे हैं कि नहीं? राहुल शर्मा है जहानाबाद से हैं। हाँ। इस बार मुझे उनके जीत में संदेह है, क्योंकि जितना आसान उनके लिए घोसी होता उतना आसान जहानाबाद नहीं। और वो ऐसे नहीं है कि जहानाबाद में चुनाव लड़ते हैं, घोसी के वोट को ट्रांसफर करवा पाए आरजेडी में। अभी तक मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन जगदीश शर्मा का प्रभाव एक समय में जहानाबाद में काफी था, आज भी है। घोसी से अगर वो लड़ते तो संभवतः जीत पाते। मुझे लगता है कि राहुल शर्मा के जीत में मुझे संशय लगता है, लेकिन वहीं ऋतुराज सिंह के जीत में संशय नहीं। और किन कुछ सीटों के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, किसी खास सीट के बारे में? देखिए अगर आप मोकामा का एक प्रभाव दानापुर में भी पड़ा है। दानापुर सीट देखिए पर सबकी नजरें दानापुर में क्या होने जा रहा है? देखिए इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव को छोड़ के लालू परिवार का कोई सदस्य आरजेडी की ओर से प्रचार करने नहीं गया। सिर्फ एक ही गए, लालू जी गए, तो वो गए दानापुर के लिए रोड शो उन्होंने किया है, क्योंकि वहां से रितलाल यादव हैं। दानापुर उनके बड़ी बेटी मीसा भारती के संसदीय क्षेत्र में आता है। तो अगर वहां से रितलाल यादव की हार होती है तो कहीं न कहीं एक मीसा भारती की इमेज को भी ये धक्का पहुंचता है। इसीलिए अपनी बेटी की इमेज को ध्यान में रख करके लालू यादव ने रोड शो किया है और इसका फायदा उन्हें होगा। लेकिन रामकृपाल यादव की जो पकड़ है वहां के यादव समाज पे है और गैर यादव वोट बैंक पे भी है, तो वो अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार इसकी उम्मीद है कि रामकृपाल यादव जीत सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि रामकृपाल यादव जीत भी सकते हैं और एक चमत्कार वहां पे। और जनसुराज के उम्मीदवार के वहां नामांकन न फाइल करने का भी फायदा मिलेगा रामकृपाल यादव को, क्योंकि वैश्य वोट ऐसे बिखर जाता। जी बिल्कुल वैश्य वोट बिखर जाता और गैर यादव वोट बैंक तो रामकृपाल, और वहां अच्छी खासी संख्या में वैश्य वोट है। बिल्कुल, तो रामकृपाल यादव की मुझे जीत की उम्मीद है। और कोई सीट जिसकी आप चर्चा करना चाहें? जैसे कई सीटें हैं, जैसे कि आप जोकीहाट को देख लीजिए। जोकीहाट में जदयू ने मंजर आलम को उम्मीदवार बनाया है और तस्लीमुद्दीन जिनको सीमांचल का गांधी कहा जाता है, उनके बड़े बेटे को जनसुराज ने, छोटे बेटे को आरजेडी ने बनाया है। तो एक ही सरफराज को तो एक ही राजनीतिक घराने का जो वोट बैंक है वो बढ़ सकता है। इसका फायदा मंजर आलम जो जदयू के उम्मीदवार है उनको हो सकता है। आप विक्रम सीट को भी देख सकते हैं। विक्रम सीट पिछले 2-3 बार से कांग्रेस के कोटे में जा रहा था। वहां के सिद्धार्थ सौरभ थे। इस बार जो सिद्धार्थ सौरभ हैं वो बीजेपी में आ गए हैं, तो कैंडिडेट तो वही रहेंगे, विधायक वही रहेंगे, लेकिन बीजेपी को एक फायदा हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप पालीगंज देखें तो पालीगंज का जो सीट है वहां से लेफ्ट पार्टी ही निकाल लेगी, क्योंकि इस बार वहां पे बेगूसराय पर आपने कुछ नहीं कहा। बेगूसराय की कई सीटें पर सबकी नजर है। देखिए बेगूसराय जिले में ही लखीसराय भी आता है, सूर्यगढ़ा भी आता है। बेगूसराय में कांग्रेस, कहने का मतलब कन्हैया कुमार का जो गांव है, हाँ, वो जो तेघड़ा विधानसभा सीट, तेघड़ा में क्या होने जा रहा है? तेघड़ा में सीपीआई ही जीतेगी। तेघड़ा में उनकी उम्मीदवारी अच्छी खासी है। और जो बेगूसराय सदर है वहां से अमिताभ भूषण कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी भी स्थिति ठीक है। वहां से बेगूसराय से तो हो सकता है वहां से कांग्रेस पार्टी जीत जाए। बछवाड़ा सीट को लेकर बड़ा विवाद था। बछवाड़ा सीट पर मामला ऐसा हो गया, फ्रेंडली फाइट की स्थिति हो गई। बछवाड़ा में सीपीआई के कैंडिडेट हैं अवधेश राय, और इधर कांग्रेस ने उतार दिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को, और दोनों ने बहुत कोशिश हुई समझौते की, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। तो वहां क्या हो सकता है? देखिए बछवाड़ा सीट के लिए एक रोचक बात यह है कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा था कि जब हम बछवाड़ा जाएंगे तो हम अपने पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो वो फ्रेंडली फाइट का सीट है। अकेले अगर महागठबंधन होती तो जीत जाती। तो ऐसा उम्मीद है कि वहां से एनडीए ही जीतेगी।
एनडीए जी, फ्रेंडली फाइट। पिछली बार 300 वोटों से मात्र हारे थे सुरेंद्र जी। वहां जो अवधेश राय हैं जो सीपीआई के कैंडिडेट हैं, मात्र 300 वोटों से हारे थे, और जो खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता वो 300 वोटों से जीते थे। जी। तो इस बार वहां दोनों आपस में लड़कर सुरेंद्र मेहता को जिता देंगे। जी। और किसी सीट के बारे में आप जानकारी देना चाहें जो हमसे छूट गई हो, इंपॉर्टेंट सीट? एक सीट तो बहुत रोचक सीट पटना का है, कुमरार है। देखिए 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी कास्ट वोट देती थी, एक बांकीपुर, एक कुमरार और एक नरकटियागंज। नरकटियागंज में रश्मि वर्मा थी, जिन पे आरोप था। नरकटियागंज में क्या हुआ? देखिए हाँ, नरकटियागंज में बीजेपी ने वहां के रश्मि वर्मा को हटा करके संजय पांडे को उम्मीदवार बनाया है, तो वहां भी कास्टों के बीच नाराजगी है। देखिए रश्मि वर्मा का तो हटना लाजमी था, क्योंकि जब महागठबंधन से सरकार आई थी, नीतीश कुमार आए थे एनडीए में, उस समय उन पे धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। लेकिन कास्ट समाजों में इस बात को नाराजगी है कि 3 ही सीट उनको मिलती है, जिसमें से 2 सीटों के कास्ट को बदला गया, उसके जगह पे कास्ट नहीं लाया गया। कुमरार में भी देख लीजिए, संजय गुप्ता को लाया गया, वहां संजय पांडे को लाया गया। नरकटियागंज में तो कास्ट की नाराजगी है, जिसके कारण नरकटियागंज की जो सीट है वो प्रभावित हो सकती है। गोविंदगंज सीट से लड़ रहे हैं राजू तिवारी जी, एनडीए के उम्मीदवार हैं। लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पिछली बार हार गए थे क्योंकि चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे। क्या इस बार जीत रहे हैं? देखिए इस बार वो बहुत टफ फाइट है। देखिए एलजेपी आर को कई सीटों पे अच्छी खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंदगंज से जो राजू तिवारी हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और इसका आकलन एलजेपी आर को पहले से हो चुका था। इसीलिए उन्होंने जो राजन तिवारी, जो चाहते थे कि हम निर्दलीय नरकटियागंज से चुनाव लड़ें, उनको रोक करके वहां के प्रचार में लगाया गया है। और राजन तिवारी को सूर्यभान सिंह, बाहुबली सूर्यभान सिंह का करीबी माना जाता है, तो राजन तिवारी राजू तिवारी के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि राजू तिवारी को वहां से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके जीत में संदेह है। तो देखिए, आपने सुना हर सीट के बारे में मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स जी से। अगर कोई सीट छूट गई हो तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम उस सीट के बारे में भी बेबाक और स्पष्ट विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।